लेकिन हमें मंच की आप शोभा है। मैं एक और माफी चाहती हूँ चीज बोलने, जिसको ये भ्रम है कि कद और पद से जीवन में कुछ हो जाता है, उसको याद रखना चाहिए कि जब आप जिस दिन मृत्यु को प्राप्त करते हैं उस दिन आपका अपना परिवार सूर्यास्त से पहले आपका दाह संस्कार कर देता है। आपके अपने लोग जिनको आप बहुत प्यार करते हैं, जिनको आप जीवन देते हैं, वही आपका दाह संस्कार कर देंगे। तो जब आपकी उनके लिए अहमियत नहीं होती तो दूसरों के लिए अहमियत क्यों तलाशते हैं? जब आप इस तरह की बातें कहती हैं तो लगता है अध्यात्म की दुनिया की कितनी मोटी मोटी किताबें पढ़ के आने के बाद स्मृति जी क्या ऐसा है? नहीं, मैं कभी कोई ऐसी मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़ पाती, ये चश्मा फाइल देख के आया। नहीं, मैं सच में आपसे पूछ रही हूँ। देखिए, मैं आपको आध्यात्मिक इस तरह की मैंने किताबों को अपने पढ़ने जीवन की शुरुआत की थी सड़क से। तो सड़क से लेकर संसद तक बहुत कम लोग पहुंचे हैं, वो भी मेरी आयु में। मैं मंत्री बनी तो मैं 38 ईयर्स ओल्ड थी, 37-38 ईयर्स। तो आज मैं 49 ईयर्स ओल्ड हूँ। मैं 3 बार की सांसद रह चुकी हूँ, 5 मंत्रालय मेरे रह चुके हैं। मैं 2 देश के प्रधानमंत्रियों के साथ काम कर चुकी हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी में कई पदों पर रह चुकी हूँ और अभी तो मेरा आधा जीवन भी नहीं हुआ है। तो सड़क से अगर आप पिताजी के साथ किताबें बेचते बेचते यहाँ तक पहुँच सकते हैं, तो सोचिए अगर पक्के मकान से मेरी शुरुआत हुई होती तो मैं कहाँ होती। आपके अंदर एक अलग तरह का जुनून भी देखने को मिलता है स्मृति जी। और आपने सड़क की बात की तो मुझे बार बार वो तस्वीरें आंखों के सामने आती है। आज भी अगर विरोधी दलों को निशाने पर लेना होगा महंगाई के मुद्दे पर, तो एक सिलेंडर ली हुई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन की आपकी तस्वीरें उसको वाली कर नहीं है। वो धर्मतला नाम की जगह है कलकत्ता में, और धर्मतला में मेरा उस वक्त जो धरना प्रदर्शन था, उसके बाद मुझे वहां से उठाकर वहां की साथ की एक पुलिस स्टेशन है वहां पे ले जाके जेल में डाला गया। अच्छा खासा 8 घंटे बिठाया गया कि मरो सड़ो जेल में, पता चलेगा। तो 8 घंटे बाद जब लौटे तब भी मैं मुस्कुरा ही रही थी, तो वो झक मार के वो बेचारे झल्ला के मुझे छोड़ के गए। तो ये उसकी फोटो है। लेकिन मुझे लगता है मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि अगर विपक्ष को भी कोई पॉइंट प्रूव करना होता है तो उन्हें स्मृति ईरानी की जरूरत पड़ती है। क्या वजह है, आप इतना ज्यादा निशाने पर क्यों रहती हैं? पता नहीं, बहुत स्वीट होगी शायद। मुझे ऐसा लगता है कि अगर देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी आपको निशाने पर रखे, इसका मतलब आप में कुछ तो पॉलिटिकल दमखम होगा कि आज भी जब आप संसद में नहीं है तो बिना आपके नाम जपे उनको नींद नहीं आती। कुछ तो ऐसा होगा, क्या पता इस बात का डर है उनको। मुझे पूरा भविष्य बात। देखिए, आप मुझसे बतिया रही हैं पिछले 15-20 मिनट से, आपको डर लगा? नहीं, मीडिया वालों को तो किसी से डर नहीं लगता है, लेकिन सत्ता पक्ष और शायद ये होगा कि मैं मीडिया के पृष्ठभूमि से हूं इसलिए मुझे डर नहीं लगता, ये भी हो सकता है। ये बिल्कुल सही बात है। और आपको बताते चले स्मृति जी, स्ट्रिंगर के तौर पर एक दौर में बॉलीवुड के सितारों की बाइट लेने के लिए जाती थी आप मुंबई में फिल्म सिटी। तो जो चित्रा जी काम करी वो मैं करती थी एक जमाने में। ये बिल्कुल सही बात है। और आज देखिए आपने बहुत लंबी लकीर यकीनन अपनी जिंदगी में खींचकर आप यहाँ तक पहुंची हैं। आपने जैसा कि जिक्र किया, दो अलग अलग वक्त पर प्रधानमंत्रियों के साथ आपने काम किया। अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी, जब आपने बीजेपी में एंट्री ली थी, 1 साल के बाद ही आपको चांदनी चौक से चुनाव लड़ने के लिए दिल्ली बुला लिया गया था मुंबई से। अगर दोनों सरकारों को मैं तुलना करूँ तो क्या फर्क था? देखिए, अटल जी ने जब सरकार बनाई तब उन्होंने पहली बार डेवलपमेंट पॉलिटिक्स को मुख्य धारा में भारतीय राजनीति में लाकर खड़ा कर दिया। बिजली, सड़क, पानी उस वक्त कभी भी पॉलिटिकल कंसिडरेशन का विषय नहीं था, लोग भावात्मक चीजों पर वोट देते थे। अटल जी ने पहली बार इस बात को प्रतिस्थापित किया कि आप डेवलपमेंट के मुद्दे पर वोट दें, बताएं कि बिजली आपको चाहिए, 24 घंटे मिलनी चाहिए, स्वच्छ जल मिलना चाहिए, सारे विषय उन्होंने रखे। गोल्डन क्वार्टर के साथ साथ उन्होंने जितनी नई ग्राम सड़क योजना के साथ साथ और सर्व शिक्षा अभियान को भी आगे बढ़ाया। नरेंद्र भाई का जो एक गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है वो 2 विषयों पर विशेष रूप से आधारित है। एक, टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस का समन्वय पहली बार हमने अपनी देश की राजनीति में नरेंद्र भाई के साथ देखा, और टेक्नोलॉजी को इकोनॉमिकली कैसे एस्टैब्लिश करना और उसके माध्यम से कैसे देश के अर्थव्यवस्था को और सुदृढ़ करना, ये प्रमाण नरेंद्र भाई ने दिया। पहला उसका उदाहरण जनधन योजना।
हमारे देश में 50 करोड़ लोगों का पहली बार बैंक का खाता खुलना ये कोई साधारण काम नहीं है। ये 2 साल की अवधि में समाप्त कर देना पूरे देश में अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। शायद क्योंकि 2014 में शुरू हुआ था इसलिए बार बार लोग इसका उल्लेख नहीं करते। आज आप सबके मोबाइल पे कहीं ना कहीं डिजिटल पेमेंट का कोई ना कोई ऐप होगा, है क्या? यूपीआई कितने लोगों के पास है? आज से 10-11 साल पहले आप सोच सकते थे? ये उन्होंने, अब आपको ये नॉर्मल लगता है, लेकिन आप सोचिए उस पूरे विचार को स्थापित करना, उसकी गवर्नेंस की शैली बनाना, उसका फ्रेमवर्क बनाना, और आज तक वो डिसरप्ट नहीं हुआ है, बिना डिसरप्शन के उसको चलाना। तो टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस का समन्वय पहली बार नरेंद्र भाई ने हमारे देश के सामने प्रस्तुत किया और उसका अर्थव्यवस्था पे बहुत बड़ा प्रमाण हमने इफेक्ट होते देखा। आगे भी जनरेशनली उसका हम इफेक्ट देखेंगे। प्रधानमंत्री जी के साथ जो एनएम मंत्रालय संभालकर आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई, काफी करीब से आपने काम किया। नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या है कि 2014 से लेकर आज तक उनकी वही लोकप्रियता बनी हुई है, न सिर्फ देश के भीतर बल्कि विदेशों में भी। विपक्षी दलों की हम बात छोड़ दें क्योंकि खुद हम लोग फील्ड में जाकर इतना काम करते हैं। अभी बिहार चुनाव का रिजल्ट आया, इसके अलावा भी देश के बाकी हिस्सों में हम देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी में ऐसा क्या है कि देश की राजनीति में वो इतने शीर्ष पर बने हुए और उनके आसपास दूसरा कोई भी नेता नजर, वो स्टैग्नेट नहीं करते, वो पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं, जानकारी हासिल करते हैं और वो कभी भी स्टैग्नेट नहीं करते। उनको कभी नहीं लगता ऐसा, जितना मेरा अनुभव है उनके साथ काम करने का। मेरा अनुभव सिर्फ 10 साल की राजनीति में कैबिनेट मंत्री के नाते नहीं, मैं गुजरात से 2 बार सांसद उन्हीं के द्वारा चुनी गई थी और भेजी गई थी। तो अगर आप प्रस्तावकों में नाम देखेंगे तो सबसे पहला नाम मेरे फॉर्म पे नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। तो वो किसी भी नॉलेज को, सोर्स को छोटा नहीं हो, उनको न्यू नॉलेज प्राप्त करने की हमेशा इच्छा रहती है। तो अगर कोई टेक्नोलॉजी का डिवाइस है, आप यकीन मानिए उनको उसकी या तो जानकारी होगी या उन्होंने उसका इस्तेमाल किया होगा। दूसरा, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन पे वो हमेशा निर्भर करते हैं कि एक ही सोर्स होगा तो एक ही पर्सपेक्टिव आएगा। तो आप एक ही विषय पर 4 अलग अलग पर्सपेक्टिव लीजिए ताकि आपका पर्सपेक्टिव एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव होगा। तीसरा, उनको इस बात का, जितना मेरा अनुभव है, बहुत इस बात का यकीन रहता है, विश्वास रहता है, उनकी शैली है कि आप सिर्फ चीज़ें फाइल तक, कागज तक, किताबों तक सीमित मत रखिए, इसमें से एक्शनेबल क्या है वो निकालिए। और जो व्यक्ति ये सारी चीज बार बार करता है वो हमेशा हर पीढ़ी के लिए रेलेवेंट रहता है। आप जिस भारत मंडपम में हैं वो भी कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चर्ड सोच का नतीजा है। तो वो जो भी करते हैं वो भी हैपेंस्टेंस नहीं है, वो हमेशा स्ट्रक्चर्ड सोच का नतीजा होता है। यकीनन, और G20 के आयोजन के दौरान भी इस भारत मंडपम की रौनक हम सब ने देखी थी। जब तुलसी के किरदार के लिए आप वापसी कर रही थी तो क्या प्रधानमंत्री जी से इस बारे में बातचीत हुई? वो देश चला रहे हैं, उनको सीरियल चलाने की फुर्सत नहीं है। नहीं, लेकिन एक जो उनके इतने कद्दावर मंत्री रही हूँ वो जब जानकारी देना, मुझे लगता है जितना मैंने उनको समझा है वो हमेशा कहते हैं हाथ पे हाथ धरे बैठे मत रहो। मुझे लगता है उन्हें कभी भी आलस पसंद नहीं है। उन्हें ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो हाई तवा करते हैं, ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो किस्मत पे रोते हैं, ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो किसी भी काम को छोटा समझते हैं। अगर मैं उल्टा उनके पास जाकर कहती अरे अब टीवी की कोई औकात नहीं है, ये मेरे ओहदे से कहीं ना कहीं मेल जोल नहीं खाता, तो वो मेरे बारे में नेगेटिव सोचते हैं। अगर मैं उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का एरोगेंस दिखाती, अरे अब तो मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, ये नौकरी क्यों करूँ, तब उनको शायद दुख होता है। तो वो हमेशा कहते हैं हर काम को इज्जत दो, हर काम को अगर करो तो निष्ठा से करो और अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को नए पुराने सांचों में ढालो ताकि अपने बारे में कुछ नया सीखो। तो अपने आप को कैसे इम्प्रूव करो, ये हमेशा मैंने देखा उनकी इस बात पे रुचि रहती है। अच्छा, राहुल गांधी को कोई एक सीख आपकी ओर से देनी हो तो आप क्या देना चाहेंगे? नहीं, उनको सीख देने के लिए उनकी पूरी पार्टी पड़ी है, मैं क्यों उनकी पॉलिटिक्स को किस रूप में आगे बढ़ता हुआ आप बढ़ता हुआ देख रही हैं?